बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब क्या होगा में खुश आमदीद। नाजरीन, आज सिंध की सकाफत का दिन है। ये दिन सूबा सिंध में हर साल दिसंबर के पहले इतवार नहायत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन में न जाने ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसे सिंध में बसने वाली सैकड़ों तहजीबें, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, बग़ैर किसी चीज़ के परवाह किए हर एक इख्तलाफ भुलाकर सिंधी अजरक और टोपी के रंग में रंग जाती है। आज के दिन सिंध की धरती से मोहब्बत करने वाले लोग सिंधी टोपी और अजरक और सकाफती लिबास को ज़ेब तन करते हैं। इन तमाम खूबसूरत बातों को जानने के लिए और इन तमाम खूबसूरत बातों को मज़ीद फैलाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ जनाब अल्लामा सैयद मोहसिन काज़मी साहब। काज़मी साहब, आज सिंध का यौम सकाफत है। यहाँ मौजूद तमाम तहजीबें इसको मिलकर बनाती हैं, मगर मुझे ज़रा ये बताइए कि सिंध की जो तहजीब है तमाम तहजीबों से इस कदर मुख्तलिफ क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। राव साहब, आज जो कल्चर डे हमारा मनाया जा रहा है, ये सिंध का कल्चर डे दरअसल बहुत कदीम है। इसको मनाना तो बहुत देर में शुरू किया है, लेकिन इतना कदीम है कि सिंध की सिविलाइजेशन जो क़ब्ल मसीह से स्टार्ट होती है वो आज तक चली आ रही है। अब कुछ अरसे हुआ लोगों को यह एहसास हुआ कि हमें अपने कल्चर डे मनाना चाहिए, और मैं कहता हूँ सिर्फ सिंध को नहीं है, हर कौम को ये इख्तियार है कि वो अपना कल्चर डे बनाए, चाहे वो पंजाबी हो, बिलोची हो, पश्तो। मैंने देखा काज़मी साहब के पंजाब का भी एक सकाफत का दिन है, बिलोचियों का भी है, और भी बहुत सारी तहजीबें हमारे ज़माने हैं वो अपने अपने दिन अपने अपने त्यौहार को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाती हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जो सिंध का जो सकाफत का दिन है उसमें इतना जोश और बलबला, इतना ज़बरदस्त किस्म का मनाया जाता है कि हर एक आंख में खुशी नजर आती है, हर एक चेहरे पर खुशी नजर आती है। ऐसा क्यों है कि सिंध तमाम तहजीबों से, तमाम ज़बानों से इस मामले में अपने दिन को मनाने में सबसे आगे क्यों है? हाँ, सबसे आगे आने की एक पहली वजह ज़रा सा समझ लीजिए कि जब तहजीबों का आगाज़ हुआ है, जब इंसान जनाब आदम के बाद ये इंसान कबीलों की शक्ल में गया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया, तो आप उठा के तारीख़ देखें कि इंसान की आबादी का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ पानी होता है, जहाँ समंदर होता है, जहाँ दरिया होता है। इसी दरिया नील के पास आबादी हुई, उसे मिस्र की तहजीब कहते हैं। दरिया सिंध के बाद जो आबादी है उसे हम सिंध वैली कहते हैं, सिंध की तहजीब कहते हैं। तो इतनी कदीम है, इतनी कदीम पूरे एशिया के अंदर कोई नहीं है। मोहनजोदाड़ो इसकी गवाही दे रहा है, हड़प्पा इसकी गवाही दे रहा है, कितने कदीम है, क़ब्ल मसीह है। इसलिए ये तहजीब बहुत पुरानी है और इसको बाकायदा एक कल्चर की शक्ल दी गई है, और ये ऐसा माहौल किसी और जगह नहीं बनाया गया। होना तो चाहिए, अच्छी बात है। तो ये चाहिए कि 7,000 से ज़्यादा तहजीबें, मुख्तलिफ ज़बानें और पता नहीं क्या कुछ होना तो ये चाहिए कि तहजीबों का तसादम हो जाए ऐसे मकाम पर जहाँ पर इतनी मुख्तलिफ ज़बानें बसती हों। इख्तलाफात हैं, हर एक ज़बान में इख्तलाफात हैं, मगर आज के दिन जो मोहब्बत है कि हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को लोग भी इस दिन को मनाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, बचाते खुद वो लोग जो आपस में टकराते हैं वो उन रैलियों की क़ियादत करते हैं। इस दिन के मौके पर सिंध के तमाम तहजीबें एक हो जाती हैं। अच्छा, एक बात का ज़रा सा मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ना ज़बान में कभी इख्तिलाफ आता है और नहीं कल्चर में इख्तिलाफ आता है। ये इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ होना भी बुरी चीज़ नहीं है। मसलन आपको काला रंग पसंद है, मुझे ब्लू रंग पसंद है, ये इख्तिलाफ कोई बुरी बात नहीं है। इसमें टकराव नहीं है, मैं टकराव की बात कर रहा हूँ, सिंधी तहजीब की बात। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए सिंध का जो कल्चर है वो अरबों से मिलता जुलता है, ये वहीं से नकल मकानी हो गया है। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आए हैं तो ये दरियाए सिंध पर ही आए थे, और उनका कल्चर में इतनी इक़दार मुश्तरक हैं। मसलन वो भी ज़राअत करते हैं, ये भी ज़राअत करते हैं, वो भी मवेशी पालते हैं, ये भी मवेशी पालते हैं, ये रस्मुल ख़त भी अरबियों के, और इनका जो रस्मुल ख़त है सिंधी का वो भी अरबी में है। तो ये सब कुछ तरामीम इसमें है, कुछ तरामीम अरबी की, कुछ तरामीम के साथ ये है मुकम्मल तरामीम के बाद सिंधी ज़बान का जो उसे रस्मुल ख़त आप कह सकते हैं, ज़बान नहीं है वो, ज़बान अलग हो गई है। अच्छा, अब सुनिए, ज़बान की अरबों की ज़बान जो थी अरब थी, इससे पहले
हमारे इनकी ज़बान सिंध के अंदर जो ज़बान थी आरियानी ज़बान कहलाती थी। ये सब आरियानी लोग हैं, उससे सिंधी बनी है। ये हम सिंधी कह रहे हैं इसको, ये असल में आरियानी है। ये लैंग्वेज जो कहलाती है सिंधी, ये सिंधी लैंग्वेज नहीं है। इससे पहले जब बोली जाती थी आरियानी कहलाती थी। हिंदुस्तान में भी बोली जाती, पूरी दुनिया में बोली जाती, और ये वाहिद कल्चर डे है जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में माशाल्लाह से 4 करोड़ तकरीबन और 70 लाख सिंधी मेरे ख्याल से देश में मौजूद यहाँ पर है जो सिंधी ज़बान को बात करते हैं। तकरीबन 70 लाख करीब में मेरे नॉलेज के मुताबिक भारत में भी सिंधी मौजूद है। क्या आज के दिन ये जोश और जज्बा सिर्फ सिंध के अंदर ही मौजूद है कि ये वहाँ पर भी मनाया जाता है, वहाँ के सिंधी लोग भी इसको इसी तरीके से ये आज के दिन जैसा कि आप देखिए कि कोई दिवाली आती है हिंदुस्तान के अंदर, कोई तहजीब है, हिंदुस्तान की एक तहजीब है दिवाली, उसमें वो रंगों की जब बरसात होती है, वो खेलते कूदते, तो हम देखते हैं कि सांगड़ में सिंध के मौजूद दूसरे इलाके हैं जहाँ पर हिंदू लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, वो दिवाली को बिल्कुल उसी तरीके से मनाते हैं जैसे हिंदुस्तान में मनाते हैं। क्या हमारे यहाँ पर लोग जो सिंधी मौजूद हैं 4 करोड़ 70 लाख मौजूद और 70 लाख हिंदुस्तान में मौजूद है, क्या आज के दिन सेम डे पे मनाते हैं वो? ये कल्चर डे जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, कनाडा में भी मनाया जा रहा है, कनाडा के अंदर भी मनाया जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसकी वजह ये कहना चाहेंगे कि सिंध के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं, ज़हीन बहुत होता है सिंधी। असल में सिंधी लोग जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे। देखिए सिंध की एक खास बात समझ लीजिए कि जब इंसान आबाद हुआ तो वो जंगलों में रहा, पहाड़ों में रहा, गारों में रहा, लेकिन सिंध के लोग कभी ना जंगलों में रहे, ना पहाड़ों में रहे, ना गारों में रहे। ये जब भी रहे बेहतरीन तहजीब के साथ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगियाँ नहीं आई जो हैवानी ज़िंदगी कहलाती है, ये इंसानी ज़िंदगी। इसके अंदर इनके अदब कल्चर बड़ी अहमियत रखता है। मेहमान नवाजी के मुतालिक क्या कहेंगे? भाई मैंने कहा था आपसे कि देखिए इनमें जो कदरें अरबों में मुश्तरक हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये मेहमान नवाजी है। बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मैं खुद सिंध के अंदर जब भी जाता हूँ, हालांकि मैं सिंधी ज़बान के लिहाज से मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे सिंधी हूँ। अभी मैं उस पर आपसे बात करूँगा कि जो इस कल्चर हमारे सूबे के अंदर एक अक्सरियत है जो सिंधी नहीं बोल पाती, बोल नहीं सकती। आप देखें कराची जो 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, इसमें ज्यादातर लोग महाजरों की तादाद ज्यादा, उर्दू बोलने वालों की। आप पूरे सिंध में देखें, पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 22 अजला के अंदर जो आप देखें कि 22 अजला है, सैकड़ों तहसीलें, 119 गालिबन तहसीलें, ये इन जगहों पर भी प्रेस क्लबों से लेकर अपने घरों से निकालते हैं, गली मोहल्लों में ये रैलियां निकालते हैं। लेकिन आप ये जरा गौर करें कि कराची जो उर्दू बोलने वाला शहर है, वहां पर सड़कें तक ब्लॉक हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां सिंध सकाफत की निकाली जाती है, हर तहजीब उठ खड़ी होती है जैसे कि आज उसका अपना जन्मदिन हो। और आप देखिएगा ये तो आप क्या रंग देंगे? देखिए पहली चीज इस कल्चर के अंदर सबसे अच्छी बात ये कल्चर है। कल्चर जो है वो इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा करता है, यकताई पैदा करता है, एकता बनाता है उसके अंदर। अब इस कल्चर को, हमें तो दूसरे का कल्चर बड़ा अच्छा लगता है। आप चले जाइए, आप क्या कहते हैं हिंदुस्तान चले जाइए, वहाँ बेइंतहा कल्चर है, आपको कल्चर अच्छा लगेगा, देखने में क्या बुराई। जब आप एकता की बात करते हैं, कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने हमें इत्तेहाद, बाहमी इत्तेहाद के साथ रहने का दर्स दिया है, बाहमी इत्तेहाद, एकता के साथ। ये एकता का नाम, सिंध की सकाफत की बात कर लें आप, या फिर दूसरे हमारे बाकी सूबे हैं, बलूचिस्तान चले जाएं, वहाँ की सकाफत की बात कर लें, लफ्ज एकता सिंध के लिए ही क्यों मंसूब है? ये क्या नाम था, किस तरीके से ये लोगों के जहन में आया, और इस इत्तेहाद की क्या वजूहत? एकता के असल माने हैं मुत्तहिद हो जाना, वन हो जाना, एक यूनिट हो जाना। अब यहाँ पर देखिए इस सिंध के अंदर 2 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, एक सिंधी ज़बान बोली जाती है और एक उर्दू ज़बान बोली जाती है। अच्छा, जाहिर है कि जो उर्दू ज़बान बोली जाती है ज़्यादातर शहरों में बोली जाती है, लेकिन उर्दू ज़बान वाले भी इस कल्चर का हिस्सा हैं। और मैं आपको मैं आपके टीवी के ज़रिए नाज़रीन के सामने ये बात कहने के तैयार हूँ कि अब लफ्ज़ मैं महाजिर पसंद नहीं करता। मैं महाजिर नहीं हूँ, मैं इब्ने महाजिर हूँ। आप मुझे अर्बन सिंधी कह दें, वो रूरल सिंधी है। मैं सिंधियों के साथ मिल के रहना चाहता हूँ। हम सब सिंधी हैं, A to Z सिंधी है। ज़बान हमें फ़र्क नहीं पैदा कर रही है, थोड़ा सा कल्चर का फ़र्क ज़रूर है। वो कल्चर क्या है? लिबास का है। अब आप देखें कि अरब की पहचान देखें कि अरबों तो लिबास की जो मामला है, जो हमारे उर्दू और सिंध, वो तो अब फ़र्क महसूस हो गया, ख़त्म हो चुका है ये फ़र्क। तो अब हमारे थोड़ा सा बोलने का जो लहजा होता है सिंधी का, वो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो जहाँ तक बात है, तमाम चीज़ें मुश्तरक है, शहरी और दही मुश्तरक है चीज़ें।
اور سندھ کے لوگ اس قدر ذہین ہیں کہ وہ کراچی میں آ کر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. یہاں کا اردو میں بسنے والا جو آدمی ہے, جو کراچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے, بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے, اس کی انگلش, جو اس کے زبان, اس کا جو ادب ہے, وہ سندھ کے اندرون سندھ سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے بہت کم ہوتا ہے. سندھ کا جو نوجوان جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جا کر راج کر رہا ہے. آج آپ نے بھی کینیڈا کا ذکر کیا, یہ کینیڈا میں نہیں ہے, یہ امریکہ میں ہے, یورپ میں کراچی کے اندر راج کر رہا ہے. سندھ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی عقل و دانش کے معاملے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ اتنے ذہین کیوں ہوتے ہیں یہ؟ اچھا, اس کے ذہن ہے کہ پہلے تو تھوڑی سی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کسی زمانے میں ملتان سندھ کا حصہ ہوتا تھا, اور ملتان اولیاء کی بستی کہلاتا ہے, اولیاء کی سرزمین کہلاتا ہے, اور یہ بھی اولیاء کی سرزمین ہے. لال شہباز قلندر یہاں پہ ہیں, عبداللہ شاہ غازی یہاں پہ ہیں, شاہ لطیف یہاں پہ ہیں, سچر سرمل یہاں پہ ہیں, یہ سندھ کے اندر ہے. تو یہ کلچر ایک تھا پہلے. آپ دیکھ لیں ملتان کا کلچر اور سندھ کا ایک جیسا کلچر ہے. اب وہ ٹھیک ہے, ہم نے تقسیم کر دیا, اس کو پنجاب کا حصہ بنا دیا, وہ الگ بات ہے. ہمارے کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر جو آبادیاں ہیں یہ سندھیوں کے ساتھ مل کے رہ رہی ہیں, برسوں سے رہ رہی ہیں. ہمارا ان سے نہ زبان کا جھگڑا ہے, نہ ہمارا ان سے کلچر کا جھگڑا ہے. یہ سب سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب کلچر سندھ کلچر ڈے آئے ہمیں اس میں بھرپور طور پہ حصہ لینا ہے, کیونکہ ہم وی آر سندھی. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں چلے جائیں, رنگ ہے سندھی ٹوپی کا جو انداز ہے وہ آپ بلوچستان میں چلے جائیں, آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, بہت مشترک ہے, ملتا جلتا سا معاملہ ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ سندھ کی تہذیب دیگر تہذیبوں میں جو ہے نا وہ کھلتی ملتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے, یہ جو سندھی ٹوپی پہنی جاتی ہے یہی بلوچی ٹوپی پہنی جاتی ہے, یہی پشتون ٹوپی پہنتے ہیں, یہی ٹوپی پہنتے ہیں نا. اچھا, اس ٹوپی میں ایک خاص بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. جب ہم نے ایک ٹوپی کو آپ پہنیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی پیشانی کا حصہ کھلا رہتا ہے, یہ محراب بنائی ہوئی ہوگی ہے. اچھا, میں اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی ویلیو عام آدمی نہیں سمجھتا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی جو ہے سجدہ کرتے وقت اس جگہ لگنی چاہیے جس زمین پر آپ سجدہ کر رہے ہیں. پیشانی کے راستے میں رکاوٹ کوئی, انہی نے اس کو محراب بنا کے اس کو رکاوٹ کو دور کیا ہے. اس لیے اس کا بڑا پازیٹیو, بڑی پازیٹیو بات جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ پہن لیں, باقی دوسری ٹوپیاں پہنیں گے تو آپ کی پیشانی اس میں چھپ جاتی ہے. اور سجدہ کے لیے پیشانی کا لگنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان کو اللہ نے جو نور عطا کیا وہ پیشانی کے اندر اس کا نور ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. اچھا, یہ ہمارے سندھی اجرک ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے رنگ ہے, اور تمام رنگ جو ہے وہ بہت تیز ہیں, مدھم رنگ کوئی نہیں ہے, سب کے سب رنگ ایسے ہیں بہت تیز ڈال رکھے ہیں. اس میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا کہ ہم جو ہیں ہم تمام تہذیبوں کے رنگ جو ہے, جو ہمارے جو رنگ ہیں ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں, تمام زبانوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں, تمام تہذیبوں کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ رنگ اس میں اتنے زیادہ تیز رکھے گئے ہیں, آپ اس کا نظریہ کیا ہے کہ کس لیے رکھے گئے ہیں؟ اچھا, پہلی چیز یہ کہ یہ جو ہم لوگ اجرک پہنے ہوئے ہیں, یہ اجرک میں ہر رنگ موجود ہے. اس کے اندر ہر رنگ کا مقصد یہ کہ انہوں نے دوسرے کے کلچر کو اس میں سمو کے رکھ دیا. اب اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ آپ کسی باغ میں چلے جائیں اور وہاں ایک ہی قسم کا پھول ہو, صرف گیندے لگے ہوں, گلاب نہ لگا ہو, اور ایک ایسا باغ ہو جس کے اندر گیندا بھی ہے, گلاب بھی ہے, چمیلی بھی ہے, سارے پھول لگے ہوئے ہیں, پھلواری بن جاتی ہے. آپ کو وہ زیادہ اچھا لگے گا, وہاں آپ کو ہر خوشبو ملے گی, وہاں ہر خوشبو ملے گی. تو یہ جو رنگ ہے انہی نے دوسرے کے کلچر کو اپنے میں شامل کیا ہے. ہم سب مل کے, چاہے کوئی بھی کسی زبان کا ہو, وہ ہمارے ساتھ یہ اجرک جو ہے ہمیں پہنائی جاتی ہے, محبت میں یہ اجرک دی جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں, میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن خاص طور پہ جو لوگ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں یا جو سندھی نہیں بول سکتے, ان کو چاہیے اپنے تمام لوگوں کے اندر یہ کلچر پیدا کریں, ایک دوسرے کو اجرک دیں, ایک دوسرے کو ٹوپیاں دیں, تاکہ اس سے محبت پیدا ہو. کیونکہ سندھ جو ہے محبت کی وادی بھی ہے. اور یہاں پر موجود اولیاء کرام نے یہاں پر جو درس بکھیرے ہیں وہ صرف محبت کے پھول بکھیرے ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. اولیاء کرام کا یہاں پہ بڑا کام ہے. آپ یہ ایک اور چیز سن لیں کہ 800 ہجری میں, 800 سے 900 ہجری کا درمیان کا واقعہ ہے, اس میں قرآن مجید سندھی زبان میں ترجمہ ہوا. کتنا پرانا ہے, آج یہ موجود ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس نے بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں سندھیوں میں اٹھا بیٹھا ہوں
सब आदमियों को मैंने अदबी भी पाया और उनको इल्मी पाया। मेरी उनकी दोस्ती इल्मी दोस्ती। अब्दुल लतीफ भिटाई, शाहिद सचल सरमद, इनके अगर हम देखें ये अशार के ऊपर जो इन्होंने जो है इतनी तहजीब पुरानी हो चुकी है, यही पता करने की कोशिश की जा रही है आज, और राज खुलते चले जा रहे हैं कि इतने पुराने जो अशार जो सिंध की धरती के लिए कहे थे वो किस कदर सच साबित हो रहे हैं। नाजरीन, आज हमने सिंध की धरती और सिंध के योम सकाफत के मामले पर अपने गुफ्तगू का आगाज किया और ये जानने की कोशिश की कि सिंध में मौजूद सिंध का योम जो सकाफत है इसमें इस कदर मोहब्बत की क्या वजह है। आइंदा किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और मौजू के साथ आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।